हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए साइंस में फिजिक्स के जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कैंसिल हो गया था, और बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम, साथ ही साथ बीपीएससी हेड टीचर और बीपीएससी हेड मास्टर में जितने भी साइंस में फिजिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने आपको बायोलॉजी कवर करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए टीआरई के एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर में साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आपको कि यह कब पूछा गया है। चलिए बताइए कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपसे सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है। देखिए, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। और सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सोनार तकनीक का प्रयोग, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स, मैंने आपको बायोलॉजी कराया हुआ है और इससे प्रीवियस वाले सेशन में मैंने आपको ज्योग्राफी कवर कराया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, अदिश राशि, सदिश राशि, ये सब दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सदिश राशि। क्या होगा, सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा सदिश राशि होती क्या है, तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशाएं भी होती है, डायरेक्शन भी होती हैं, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं। जैसे कि और भी एग्जाम्पल है सदिश राशि का, तो वेग है, विस्थापन है, बल है, रेखीय संवेग है, कोणीय वेग है, त्वरण है। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। अच्छा, अदिश राशि में क्या क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अदिश राशि में आपका द्रव्यमान आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगा, समय आ जाएगा, चाल आएगा, आयतन आएगा और कार्य आएगा। कार्य इंपॉर्टेंट है, वर्क जो है ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र जो है फ्रेंड्स, इसका ऐसा यूनिट जो है ये टेस्ला है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हवा में, देखिए, नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा में नमी मापने के लिए, तो हवा में नमी मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोमीटर का, तो हाइड्रोमीटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, द्रव का घनत्व मापने के लिए। अच्छा, एक लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो लैक्टोमीटर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि के मापन की इकाई को बोला जाता है डेसिबल। क्या बोला जाता है, डेसिबल बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में डेसिबल दिया ही नहीं गया है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
यहाँ पर देखिए वोल्ट दिया गया, तो आपको पता है वोल्ट जो है वोल्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर का यूनिट है। अच्छा, वाट क्या है, पावर का, शक्ति का है, और एम्पियर विद्युत धारा का है। यहाँ पर देखिए ध्वनि के मापन की इकाई डेसिबल होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही यूनिट जो है, सही मात्रक आपको चुनना है। किसके लिए, आपेक्षिक घनत्व के लिए, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल्ड पेपर जो था उसमें पूछा गया है, ठीक है, TRE 3.0 में। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व जो होता है ना, ये आपका यूनिट लेस होता है, ठीक है ना, यानी कि मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मात्रक विहीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, BPSC TRE 4.0 के लिए हमने ढेर सारे वीडियोज़ कवर किए हुए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपको बहुत सारा सेशन कराया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग एमीटर बता रहे हैं उनका आंसर गलत होगा, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है किससे, तो गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम है क्या ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम? तो आपको याद होगा, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही है ना न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। और इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया बल भी लॉ भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं तीरंदाजी है और अंतरिक्ष रॉकेट है, ये दोनों जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करते हैं इसमें। और वेंचुरीमीटर जो है, वेंचुरीमीटर बर्नौली के सिद्धांत पर वर्क करता है। वेंचुरीमीटर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, तीरंदाजी और अंतरिक्ष रॉकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? सबसे कम घर्षण, अच्छा घर्षण बल के बारे में जानते हैं आप ना, कि घर्षण बल की दिशा जो है सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। और देखिए इसमें सबसे कम घर्षण जो उत्पन्न करेगा ये कौन सा घर्षण, तो रोलिंग घर्षण जो है ना, ये सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। और सबसे ज़्यादा जो है ये स्टैटिक घर्षण जो होता है, स्थैतिक घर्षण, ये सबसे ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करता है। तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक और सबसे कम पूछे जाएगा तो रोलिंग घर्षण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि प्रकाश तरंगे जो हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो देखिए प्रकाश तरंग जो होती है ये एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनुप्रस्थ भी है और विद्युत चुंबकीय भी दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा अनुदैर्घ्य तरंग, तो देखिए ध्वनि जो है ना ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, याद रखिएगा ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? बताइए राइट आंसर इसमें से क्या होगा, किसके पास इसमें से उच्च ऊर्जा स्तर है और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो अगर इसमें से हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं परावैगनी विकिरण जो है इसी के पास है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा परावैगनी विकिरण की खोज किसने किया था, तो रिटर ने किया था, याद रखिएगा। अच्छा औरक्त विकिरण का खोज किसने किया था, तो इसका खोज हर्सेल ने किया था। किसने किया था, हर्सेल ने किया था, ठीक है। अच्छा दृश्यमान प्रकाश जिसको कि हम लोग दृश्य विकिरण बोलते हैं, ठीक है ना, इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज न्यूटन ने किया था, इसका खोज न्यूटन ने किया था। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मानव कान की श्रवण परास क्या है, यानी कि जो हमारी कान सुन सकती है ये कितने हर्ट की रेंज वाली जो ध्वनि तरंग है उनको सुन सकती हैं? तो आपको पता है फ्रेंड्स 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, और आपको पता है ये 20 किलो हर्ट्ज होता है किसके बराबर, तो 20,000 हर्ट्ज के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि परास है
उसी को हमारी कान सुन सकती है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं ए राइट आंसर हो जाएगा। और इनको हम लोग ऑडिबल बोलते हैं, यानी कि इनको हम लोग श्रव्य ध्वनि तरंग बोलते हैं। अच्छा, 20 हर्ट्ज से जो कम होती है, ये 20 हर्ट्ज आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है, 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं इसको क्या बोला जाता है? तो जो 20 हर्ट्ज से कम होती है इनको इंफ्रासोनिक बोला जाता है, अवश्रव्य बोला जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है उनको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए कुछ रिएक्शन जो होती हैं ऊष्मा को निष्कासित करती हैं और कुछ जो है अवशोषित करती हैं। तो जो अवशोषित करती हैं उनको ऊष्मा शोषी बोला जाता है, और जो निष्कासित करती हैं उनको ऊष्मा क्षेपी बोला जाता है। क्लियर ना? चलिए फ्रेंड्स, बीपीएससी हेडमास्टर 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। फ़ारेनहाइट पर, देखिए फ़ारेनहाइट पर पूछा गया। अगर आपसे सेंटीग्रेड पर पूछा जाता है तो ये कितना होता है, एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर फ़ारेनहाइट पूछा गया है जो कि आपका -459.4 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। किस तापमान पर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है, किस तापमान पर? तो फ्रेंड्स, इस तापमान को क्या कहा जाता है? इसको क्यूरी तापमान कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्यूरी तापमान, ठीक है ना। इस तापमान पर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी, बताइए। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के पावर 4 से। और जब ये वाला मान आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 81, ठीक है ना। आप देख सकते हैं E/81 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बरसाती दिन में क्या होता है। तो एक बरसाती दिन में जो है, बताइए, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, फिर आंसर कमेंट करिए। देखिए एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि एक हिमानी का यानी कि ग्लेशियर का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि देखिए आधार पर दाब अधिक होने के गलनांक में कमी होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अधिक ऊंचाई पर, देखिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब पूरा दिख रहा है प्रश्न आपको। टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आपको बताना है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जो प्रतिदीप्त ट्यूब होते हैं उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिदीप्त ट्यूब में मरकरी वाष्प और आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थिति में बनता है। देखिए इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। और आपको पता है दो इंद्रधनुष होता है, एक प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है, और एक द्वितीयक होता है। हिंदी में हम लोग इसको द्वितीयक बोलेंगे और अंग्रेजी में सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है ना। एक प्राथमिक और द्वितीयक होता है। प्राथमिक में क्या होता है, तो लाल रंग बाहर की ओर होता है। प्राथमिक में क्या होता है, लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। और द्वितीयक में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, यानी कि बैगनी बाहर होगा और लाल अंदर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में जो है इंद्रधनुष बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। अब देखिए ईएनटी यानी कि आपका जो आँख, नाक और गले के डॉक्टर होते हैं, आई, नोज़ और थ्रोट के, ठीक है ना, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा जो है
आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की बात किया जा रहा है, उसमें लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस प्रकार के लेंस पहनना पसंद करेंगे बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो होता है ना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का, ठीक है ना, उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो और उत्तल लेंस हो, तो 5 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी है, पर यहाँ पर अवतल लेंस है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिए कोई भी प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। रेटिना को हिंदी में हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपके किसके कारण, सिलियरी मसल्स के कारण, सिलियरी मसल्स के कारण होता है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि सीधे से बात करें तो साइड मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, सॉरी लेंस नहीं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और गाड़ी की हेडलाइट में आपने देखा होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि दो कैंडेला, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा कैंडेला बात आई हुई है, तो देखिए फ्रेंड्स प्रकाश फ्लक्स या कहिए ज्योति फ्लक्स, इसका ऐसा ही मात्रक है कैंडेला, ठीक है ना, क्लियर, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छा अब देखिएगा कितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करेगा, तो प्रकाश फ्लक्स बराबर होता है 4 पाई इंटू आई। अब ये आई क्या है, तो ये आपका क्या है, कैंडेला हो जाएगा, तो 4 पाई गुना 2 यानी कि 4 दूना 8 पाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। थोड़ा ऊपर से छूट गया है, कट गया है, कोई बात नहीं। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग जो है अधिकतम विचलित होता है। तो प्रिज्म द्वारा जो है जब सफ़ेद प्रकाश को हम लोग यहाँ से गुजारते हैं तो ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है, आपको भी पता है, ठीक है। टोटल ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इसमें पूछा गया कि सबसे जो है अधिक विचलित कौन होगा, तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा। यानी कि बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है इसलिए ज़्यादा विचलित होगा। सबसे कम विचलित अगर पूछा जाएगा तो लाल होगा, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा। बहुत लोग इसमें से 25 सेंटीमीटर मार करके आएंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये 2 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर। चलिए देखिएगा कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग कौन सा है, बताइए। उसी तरह का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अभी मैंने आपको बताया है सबसे ज़्यादा अपवर्तित होने वाला, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन सा होगा, अभी मैंने आपको बताया बैगनी, सबसे कम लाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बैगनी हो जाएगा, मैंने ही बता दिया इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं। अच्छा देखिए निकट दृष्टि दोष है और एक दीर्घ दृष्टि दोष है। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पर लिखा गया हाइपरमेट्रोपिया, ये हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। देखिए आप ऑप्शन में मायोपिया दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं भी मायोपिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई होगा, उपरिक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करके इसको ठीक करते हैं, और दीर्घ में उत्तल लेंस का, दीर्घ में किसका, तो उत्तल लेंस का, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है।
प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कौन सा गुण जो है उसका नहीं बदलता है। तो कौन सा गुण नहीं बदलेगा, आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है, बाकी आप देख सकते हैं तरंग दैर्ध्य वगैरह, आयाम हो गया, वेग, ये सब बदल जाते हैं, आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि हालांकि, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे। हाँ, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि, बताइए, ये इसलिए होता है क्योंकि, तो देखिए ये अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखा 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। 10 सेंटीमीटर अगर हम बात करते हैं फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी और वह उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी इसकी, बट ये उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर? रेटिना पर, दृष्टिपटल पर वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है ना, तो दृष्टिपटल या रेटिना, यहाँ पर देखिए अब रेटिना दे दिया गया और इससे पहले पूछा गया था जो प्रश्न उसमें दृष्टिपटल दिया गया था, तो आप दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण देखिए दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो आपने पढ़ा होगा कि आपतित कोण, परावर्तित कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर पूछता, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कि अगर पूछता कि जो किरण है दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, ठीक है, अगर पूछता कि परावर्तित किरण का कोण कितना होगा तो 30 डिग्री होता, बट यहाँ पर देखिए अभिलंब और परावर्तित पूछा है तो कितना होगा, अभिलंब और परावर्तित पूछा है, ये अभिलंब और परावर्तित पूछा है, ये तो आपतित हो गया और ये परावर्तित हो गया, तो अभिलंब और परावर्तित, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस में देखिए उच्च ऊर्जा होती है, बताइए कितना उच्च ऊर्जा किस में होगी, इसमें से बताइए, इसमें से आपको बताना उच्च ऊर्जा किस में होगी, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से नीला रंग हो जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से, वैसे बैगनी में होती है ज़्यादा लेकिन ऑप्शन के हिसाब से नीला होगा। चलिए देखिएगा, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला हो, सेम क्वेश्चन है ना, लेकिन बट एग्जाम अलग अलग है शायद, तो सबसे अधिक अपवर्तित होगा आपका बैगनी रंग हो जाएगा ना, सेम क्वेश्चन है। देखिए अवतल दर्पण के द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक आभासी उल्टा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होती है, तो फ्रेंड्स ये अपवर्तन के कारण होती है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं वातावरणीय अपवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो इंद्रधनुष के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी इंद्रधनुष और इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब का एक अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंद्रधनुष है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, और ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। देखिए दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है, तो फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग कूलम्ब के नियम से जो है प्रतिपादित करते हैं, कूलम्ब का लॉ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है, कौन सा तरंग उत्सर्जित करेगा, फैंसी खिलौने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये प्रश्न TRE 3 में भी पूछा गया है, ठीक है, और हेड टीचर के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। तो देख रहे हैं BPSC प्रश्न रिपीट करता है, तो सबसे आपकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, पहले प्रीवियस ईयर को एक बार पूरा कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका दृश्यमान प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, दृश्यमान, विजिबल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिएगा कि सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो सड़क पर प्रकाश में उपयोग आने वाले जो बल्ब हैं उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स इनको जोड़ा जाता है किस क्रम में, समानांतर क्रम में, ठीक है ना, समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। गैर ओहमिक यानी कि नन ओहमिक की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से ओहमिक प्रतिरोध नाइक्रोम तांबा हो जाएगा, बट नन ओहमिक पूछा गया है, गैर ओहमिक तो ये टॉर्च बल्ब हो जाएगा। वहीं अगर पूछता है इनमें से कौन ओहमिक प्रतिरोध का, ये गैर हटा करके पूछता, ओहमिक रेजिस्टेंस का प्रतिनिधित्व करता है तो नाइक्रोन तांबा, तो 100 अधिक आंसर होता। बट यहाँ पर पूछा गया है गैर ओहमिक, तो ये टॉर्च बल्ब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये आपका विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर या फिर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, कभी कभी आपको उष्मीय प्रभाव भी दे देगा, ठीक है ना, उष्मीय प्रभाव, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, चलिए बताइएगा। तो देखिएगा, एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। यहाँ पर देखिए एम मीटर को श्रेणी क्रम में सीरीज में और वोल्ट मीटर को समानांतर में यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए तो आपने वोल्ट मीटर पढ़ रखा है, पोटेंशियोमीटर भी ध्यान रखेंगे, तो 1 से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि डायोड को प्रयोग में लाया जाता है, तो इसको हम लोग जो है रेक्टिफायर के रूप में, दिष्टकारी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिष्टकारी दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि जे जूल है और सी कूलम्ब है तो ए एम्पियर है, तो विभवांतर का ऐसा यूनिट। तो विभवांतर का एक तो आप वोल्ट जानते ही हैं और एक आपने विभवांतर का पढ़ा ही होगा कि आपका जूल बटा क्या हो जाएगा, जूल बटा आपका कूलम्ब हो जाएगा। तो जूल बटा कूलम्ब हो जाएगा, यानी कि जे और सी ऊपर चला जाएगा इस तरह से, तो एक ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई पर, ठीक है ना, उसकी लंबाई के अनुसार, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो व्युत्क्रमानु पूछता तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का होता, बट यहाँ पर लंबाई पूछा है, तो ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या है, विद्युत धारा है। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखिए विद्युत पावर की बात किया जा रहा है, शक्ति का। तो देखिए यहाँ टर्म क्या यूज हुआ, आई आर और भी, यही दिया गया ना, देखिए आई आर और भी है, सारे ऑप्शन में देख लीजिए। यानी कि आई आर भी और पावर में रिलेशन क्या होना चाहिए, ये हमको ढूंढना है। तो हमने ऑलरेडी, हमको रिलेशन याद होगा, पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है ना, पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। अब देखिए वी वोल्टेज है, आई करंट है। अब यहाँ पर आपने ओम का लॉ पढ़ा होगा, वी इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा, इसी के अनुसार हम इसको चेंज करते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए वी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो वी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर देख सकते हो अब ये कितना बन गया, आई स्क्वायर आर बन गया। आई स्क्वायर आर यहाँ पर तो है, तो ये तो होगा, एक तो वी आई है, ये होगा, ठीक है ना, ये वाला नहीं होगा, आई आर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप आई को चेंज कर सकते हैं, तो वी को एज इज इट रहने दीजिए, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बटा आर हो जाएगा, वी बटा आर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बटा आर हो सकता है, बट ये नहीं होगा, इसीलिए पूछा गया नहीं करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण का उपयोग, संरक्षण नियम का उपयोग होता है। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये नियम जो है किसका है, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण नियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए ऊर्जा संरक्षण नियम का उपयोग होता है। तो ऊर्जा संरक्षण है क्या, कहीं ऑप्शन में देखिए तो ऊर्जा संरक्षण नियम दिया गया है क्या, ऊर्जा संरक्षण तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है ना, इसी का उपयोग किया जाता है लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए। तो ये नरम लोहा है, ठीक है ना, नरम लोहा याद रखेंगे आप भी। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है, विद्युत चुंबकीय इसमें से नहीं है। तो इसमें से देखिए रेडियो तरंग है, ठीक है, गामा है, एक्सरे है, अल्फा नहीं है इसमें से, ठीक है ना, और रक्त भी है, अल्फा नहीं है इसमें से, ध्यान रखिएगा। चलिए शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने पर धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा किसके वंचित हो जाने पर, तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान मान होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान मान होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ठीक है ना, याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखना है आपको, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है, धनात्मक रूप से आवेशित कण इसमें से कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा इसका। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा अल्फा किरण, ठीक है ना, अल्फा किरण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का उपयोग होता है, D2 को भारी जल कहा जाता है, और आपको याद होगा कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मंदक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होगी, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा जो है ये स्थिर रहती है, ठीक है ना, स्थिर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो देखिए ये आपको याद होगा कि भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्थिर ऊंचाई पर, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पर देख लीजिएगा, कौन सी अन्योन्य क्रिया का सबसे क्षीण है, कौन सी इसमें से अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है। तो सबसे क्षीण आपका यहाँ पर गुरुत्वीय हो जाएगा, ठीक है ना, गुरुत्वीय बल। उसके बाद देखिएगा कि दो न्यूरॉन्स के बीच गैप को क्या कहते हैं। अब ये मेरे ख्याल से बायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है ना, इसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। चलिए उसके बाद दे दिया गया है यहाँ पर निम्न में से अर्धचालक सेमीकंडक्टर कौन सा है। तो इसमें से सेमीकंडक्टर आपका कौन सा हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, जर्मेनियम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं। रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण जो होते हैं ये आपके पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सतह तनाव दिया गया है, सरफेस टेंशन के कारण होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर जो होता है उसके रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं। तो फ्रेंड्स ये काम करती है किस पे, तो याद रखिएगा बर्नौली के सिद्धांत पर। किस पर, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्नौली दिया गया है। देखिए एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताइए। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो जब खड़े होता है वो, तो इस स्थिति में, ऑप्शन के हिसाब से खड़े होने की स्थिति में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन कौन से हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो फ्रेंड्स ये कण आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए कौन सा इसमें से सबसे उपयुक्त है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड ये कौन सा है, तो बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपका है इसमें से कौन सा, तो ये आपका फोटोवोल्टिक सेल है। कौन सा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये आपका फोटोवोल्टिक सेल है, ठीक है ना। फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है, ठीक है।
चलिए, और फोटोवोल्टिक सेल अर्धचालक सामग्री से बना होता है, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। देखिए, मायोपिया जिसको कि निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, इसमें नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और इसमें जो है अवतल लेंस का उपयोग करके इस दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से जो है इसमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी विखंडनीय द्रव, ये तो हो गया ना कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आपका आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ये मैंने अभी आपको करा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है ना, ये हो चुका है हमारा। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय द्रव्यमान की न्यूनतम मात्रा होती है जो एक आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रतिक्रिया का समर्थन करती है, और इस द्रव्यमान पर विखंडन प्रतिक्रिया के उत्पाद के रूप में जारी न्यूट्रॉन पड़ोसी परमाणुओं के विखंडन के कारण बन सकते हैं। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए देखिए, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच, डॉट्स पर इंच इसको बोलते हैं, डॉट्स पर इंच। ठीक है ना, डॉट्स पर इंच। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब केमिस्ट्री कवर करवा दूंगा। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। बायोलॉजी वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा।